सत्यवती के दोनों पोते और भीष्म पितामह के भतीजे साथ में दासी पुत्र विदुर राजमहल में धीरे धीरे पल रहे थे और बड़े हो रहे थे। बड़े पुत्र जो जन्म से नेत्रहीन थे उनका नाम रखा गया था धृतराष्ट्र। दूसरे जो जन्म के समय पांडु रंग के थे उनका नाम पांडु रखा गया और तीसरे पुत्र दासी पुत्र थे उनका नाम विदुर रखा गया। इन राजकुमारों का विधि पूर्वक नामकरण भी हो गया। समय के साथ साथ राज्य संस्कारों में इनका लालन पालन होने लगा। भीष्म पितामह हस्तिनापुर का राजकाज उसी तरह चलाते रहे जैसे त्रेता युग में श्री राम के वनवास जाने के बाद भारत में उनका राजकाज चलाया था। जब ये राजकुमार युवा हो गए तो भीष्म के सामने प्रश्न उठा कि राजा किसे बनाया जाए। वृतराष्ट्र बड़े तो थे किंतु वे नेत्रहीन थे। समस्या थी कि वह राजकाज कैसे चलाएंगे। इसी समस्या को देखते हुए उनके स्थान पर पांडु को राजा बना दिया गया और विदुर राज्य के मंत्री बनाए गए। उसी समय पांडु का राजा बनना धृतराष्ट्र को बहुत बुरा लगा किंतु वह कुछ कर नहीं सकते थे। इससे धृतराष्ट्र को सदा अपने नेत्रहीनता पर क्रोध आता था और उन्हें पांडु से देश भावना होने लगती थी। इसके विपरीत पांडु ने बड़ी अच्छी प्रकार से राज्य को संभाल लिया था। भीष्म पांडु के राज चलाने के ढंग से पूरी तरह संतुष्ट और प्रसन्न थे। राजा पांडु ने कुछ ही समय में भारतवर्ष के कई राज्यों को जीतकर अपने कौरव वंशी राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। एक दिन महारानी सत्यवती ने भीष्म को कुछ बात करने के लिए बुलवाया। गंगा पुत्र भीष्म सत्यवती ने आते हैं भीष्म से कहा, जीमेट आपने मुझे बुलवाया, अब तो तुम बुलवाने से ही आते हो, कभी ऐसे भी माता से मिलने आ जाया करो पुत्र, इसलिए माता आज मुझे कहा है। गंगा पुत्र इसके पहले आप मुझे या तो देवव्रत बुलाती थी या भीष्म। भीष्म ये कहकर मुस्कुराए, और नहीं तो क्या तुम सत्यवती पुत्र पहलवान थोड़े ही पसंद करोगे। गंगा तो मेरी जननी है, माथे लोक व्यवहार के गणित से गंगा पुत्र होना मेरी पहचान है। हमारे समाज का ये चलन है कि किसी का परिचय दिया जाए तो उसके पिता का नाम लिया जाए या ना लिया जाए, माता का नाम बताकर उसकी पहचान अवश्य बताई जाने चाहिए। इससे तो बदला नहीं जा सकता, किंतु मैंने आपको भी सदैव अपनी माता ही माना है। सत्यवती इस उत्तर से प्रसन्न हुई, फिर बोले भीष्म अब ये तुम्हारे भतीजे युवा हो गए हैं, उनके विवाह की चिंता नहीं करोगे अवश्य। माते भीष्म खिलखिलाकर हंस पड़े, मैं तो सोच ही रहा था और इस विषय में आपसे बात करने ही वाला था। अच्छा फिर बताओ मुझे, तुमने धृतराष्ट्र के लिए कोई लड़की देखी है? वह बड़ा है, पहले तो उसी से शुरू करना होगा। हाँ मैं समझता हूँ कि गांधार राज्य की राजकुमारी गांधारी धृतराष्ट्र के लिए उपयुक्त रहेगी। क्या कभी तुमने उनसे कुछ बात की है? वह धृतराष्ट्र के लिए मन तो जाएगी ना कहीं उसका नेत्रहीन होना। गांधार छोटा सा राज्य है और हम पर आश्रित है। धन और सैन्य बल से हमने बहुत बार उसकी सहायता की है, वह हमारा इतना उपकार तो मानते हैं। मुझे लगता है कि वह ना नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात कही है तुमने भीष्म। मैंने सुना है कि गांधार की राजकुमारी बहुत सुशील भी है। तुम जाओ और यह संबंध पक्का करके आओ, बस मैं आपकी आज्ञा ही चाहता था। माता मैं कल गांधार के लिए चल पड़ूंगा। ये कहकर भीष्म ने सत्यवती से चलने की आज्ञा मांगी। आयुष्मान भव पुत्र सत्यवती ने हाथ उठाकर भीष्म के सिर पर रख दिया और आशीर्वाद दिया। गांधार के राजा सबल अपने युवा पुत्र शकुनी के साथ चौसा खेल रहे थे। खेल में शकुनी हर रहा था तो अपने पिता को कृत्रिम रूप से धमकी दे रहा था, यह बाजी आप अवश्य जीत गए पिताश्री, किंतु ये जीत आपको बहुत महंगी पड़ेगी। अरे सुबल ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारा पिता ही नहीं, चौसा के खेल में तुम्हारा गुरु भी हूँ। मैं तो ही तुम्हें चौसा
चौस का खेल सिखाया था, मुझसे हारने पर क्यों गुस्सा हो रहे हो पुत्र? पिताश्री, हार तो हार ही होती है, भले ही वह खेल में हो या फिर युद्ध में हो, हार को कभी भूलना नहीं चाहिए पुत्र। खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, आपस में प्रेम बढ़ाने के लिए हर कर शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने खेल को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। पिताश्री, मुझे हारना पसंद नहीं, तो क्या करोगे? अगली बाजी में किसी भी तरह जीतना चाहूंगा, इसके लिए तुम्हें अच्छे खेल का प्रदर्शन करना होगा। तुमने ऐसा किया तो अवश्य जीत जाओगे, तो क्या इसका मतलब खेल में धोखाधड़ी करोगे? उत्तर देने की वजह शकुनी निर्लज्जता से हंसने लगा। तभी सेवक ने आकर महाराज सबल से कहा, महाराज की जय हो। हाँ बोलो सेवक। महाराज, हस्तिनापुर के राज्य शिरोमणि गंगा पुत्र भीष्म पधारे हैं, तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? हस्तिनापुर के गंगा पुत्र भीष्म पधारे हैं, आओ, भाग्य हमारे, उन्हें सामान्य सहित ले आओ। सेवक चला गया। महाराज सुबल अपने पुत्र शकुनी से बोले, चलो यह चौस समेटो। शकुनी ने चौस और उसके पास से उठाकर एक और रख दिए। दो पल बाद ही गंगा पुत्र अंदर आ गए। सबल ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और शकुनी से बोले, पुत्र चरण स्पर्श करो। शकुनी ने तीखे से तेवर दिखाते हुए पहले अपने पिता की ओर देखा, फिर कोई चारा न देख विवश होकर भीष्म के चरणों में झुक गया। भीष्म पितामह ने झोंकते हुए शकुनी को उसके कंधे पड़कर ऊपर खड़ा किया और स्नेह से उसकी पीठ थपथपाते हुए हंसकर बोले, चिरंजीवी भव पुत्र। फिर महाराज सुबल से बोले, आपका पुत्र शकुनी बड़ा हो गया है, गंधार नरेश सब आपका आशीर्वाद है। गंगा पुत्र हंसते हंसते राजा सुबल और भीष्म एक दूसरे से गले मिले। गांधार नरेश, मैं आपने बड़े भतीजे धृतराष्ट्र के लिए आपकी पुत्री गांधारी का हाथ मांगने आया हूँ। तुरंत शकुनी बोला, आप अपने उन भतीजे की बात कर रहे हैं ना जो जन्मजात अंधे हैं? सुबल ने अपने पुत्र शकुनी को डांटते हुए कहा। शकुनी सोच समझकर बोलो, पिता की सिक सुनकर शकुनी चुप हो गया। सुबल उसे देर तक तीखी नजरों से देखते रहे, फिर पलटकर भीष्म से बोले, गंगा पुत्र, माना कि हम आपसे एक बहुत छोटे से राज्य के राजा हैं, आपके हम पर बहुत उपकार भी हैं, किंतु आपको ये तो सोचना चाहिए था कि एक नेत्रहीन व्यक्ति के साथ मेरी चांद से पुत्री कैसी कोई सुख का जीवन जी सकेंगी? पिता की बात सुनकर शकुनी ने बड़ा सा मुंह बनाकर भीष्म को देखा, फिर सर झुकाकर बैठ गया। भीष्म बोले, धृतराष्ट्र नेत्र ही आवश्यक है, किंतु वह बहुत बुद्धिमान है। आपकी पुत्री का हम पूरा ही परिवार बड़ा ध्यान रखेंगे कि उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। दासियां और सेवकों की लंबी लाइन लगा देंगे और इसके लिए हम आपके राज्य को दिया गया अपना सारा शरण भी छोड़ देंगे। यही नहीं, भविष्य में भी आपकी हर प्रकार की सहायता करेंगे। आपके हम पर बहुत उपकार है गंगा पुत्र, किंतु इस विषय में मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। यह मेरी पुत्री के जीवन का प्रश्न है। सबल ने ये कहा, तभी एक सेविका वहां आए और अभिवादन करके बोली, राजकुमारी गांधारी यहाँ आने की आज्ञा चाहती है। महाराज आने दो। सुबल ने कहा तो सेविका लौट गई। तत्काल वहां राजकुमारी गांधारी आ गई। सुबल ने पूछा, तुमने शायद सुन लिया होगा कि गंगा पुत्र अपने बड़े भतीजे धृतराष्ट्र के लिए तुमसे विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं, क्या तुम्हें इस विषय में कुछ कहना है? जी पिताश्री, गांधारी बोली, हस्तिनापुर राज्य ने हम पर जो जो उपकार किए हैं उनको देखते हुए हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें भी उनके नेत्रहीन राजकुमार के लिए इतना त्याग तो करना चाहिए। क्या कहना चाहती हो गांधारी? सुबल ये सुनकर हैरान रह गया। तुम समझती भी हो कि तुम क्या कह रही हो? इसका अर्थ है कि तुम नेत्रहीन धृतराष्ट्र के साथ शादी करना चाहेगी। कल को तुम्हें पछतावा हुआ तो नहीं? पिताश्री, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। मैं जो
कह रही हूँ, सोच समझकर कह रही हूँ। मुझे राजकुमार के साथ विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है। इस संबंध से मेरा ही नहीं, मेरे गांधार राज्य का भी भला होगा। सुबल को लगा कि अभी गांधारी ने ठीक से विचार नहीं किया है या फिर ठीक से सुना नहीं है कि उसके विवाह के लिए किस राजकुमार का प्रस्ताव आया है। कहीं वह पांडु के साथ विवाह होने का प्रस्ताव तो नहीं समझ रही है। इसलिए वह बोले, एक बार फिर से सोच लो पुत्री गंगा। पुत्र अपने बड़े भतीजे धृतराष्ट्र की बात कर रहे हैं जो नेत्रहीन है। हाँ पिताश्री, मैं यही सुना है कि श्री भीष्म अपने बड़े भतीजे के विवाह प्रस्ताव पर बात कर रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं आपको समझता हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। ये कहकर गांधारी ने अपने रुमाल को अपने वस्त्र के बीच से निकाला और उसको मुड़कर एक पट्टी बनाकर अपनी आंखों पर तुरंत बांध लिया। फिर बोली, मेरे होने वाले पति यदि इस दुनिया को नहीं देख पाते हैं तो मैं भी इस दुनिया को क्यों देखूं। मैं भी ऐसे ही अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगी। शकुनी और राजा सुबल ही नहीं, पिता माँ भीष्म भी ये देखकर दंग रह गए कि गांधारी के कितने सुंदर विचार है। वो ऐसे सहजता से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी, इसकी आशा तो उन्हें भी नहीं थी। वह भी यह सोचकर आए थे कि उन्हें राजा सुबल और उनकी पुत्री गांधारी को समझने में बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, किंतु गांधारी ने उनका काम बड़ा आसान कर दिया था। इतने अच्छे विचारों वाली वधू उन्हें मिल रही थी कि वह सुख से भर उठे। राजा सुबल निरुत्तर हो गए और उन्होंने गांधारी के कहते ही धृतराष्ट्र के साथ उसके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शकुनी बुरा सा मुंह बनाता हुआ वहां से तुरंत उठकर चला गया। गांधारी ने अपने पिता के सामने तो प्रतीक रूप में अपने रुमाल से अपनी आंखों पर पट्टी बंधी थी, किंतु धृतराष्ट्र से विवाह करने के बाद उसने स्थायी रूप से यह पट्टी बांध ली थी। इस प्रकार धृतराष्ट्र का विवाह हुआ और उन्हें गांधारी जैसी अच्छी पत्नी मिल गई। इसके बाद पांडु का विवाह हुआ। एक स्वयंवर में पांडु का राजा कुंती भोज की उत्तर पुत्री कुंती के साथ विवाह संपन्न हो गया। कुंती भोज का राज्य कुंतलपुर राजा के मध्य प्रदेश में चंबल क्षेत्र के दक्षिण में स्थित था। उन्होंने अपने पुत्र कुंती के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था। इस स्वयंवर में भारतवर्ष के अनेक राज्यों के विवाह योग्य राजाओं को निमंत्रित किया गया था। दूर दूर के राज्यों से राजा इस स्वयंवर में आए थे। बड़े से दरबार में लंबी लंबी दो पत्तियां में इन राज्यों को आसान डालकर बिठाया गया था। इस स्वयंवर में कोई प्रतियोगिता नहीं थी, बस सीधे सीधे यह विधि रखी गई थी कि राजकुमारी कुंती वरमाला लेकर एक एक राजा के पास रखेगी। उस राजा का परिचय राज दरबार देता रहेगा। कुंती के पहले राजा से आरंभ करके आगे बढ़ती जाएगी। ऐसे ही प्रत्येक राजा के पास से होकर आगे ही आगे बढ़ेगी। जो राजा उसके मन भाएगा उसी के पास ठहर जाएगी। इस राजा के गले में वरमाला डाल देगी। ऐसे ही राजाओं को देखते और उनका परिचय प्राप्त करती हुई कुंती पहली पंक्ति में आगे बढ़ी। धीरे धीरे उससे स्वयंवर में काफी आगे जाकर पांडु बैठे हुए थे। कुंती कई राजाओं को पार करती हुई पांडु के सामने जाकर रुक गई। वहां रुकी तो कुंती रुकी ही रह गई। एक लाजुली मुस्कान से उसने पांडु को देखा, कुछ क्षण देखते ही रह गई। अब पांडु ने भी नजर भरकर कुंती को देखा। दोनों की नजरें एक दूसरे को निहारती रही, जैसे पहले से दोनों के मन में एक दूसरे की छवि बसी हुई थी। और बस कुंती ने अपने वर का चयन कर लिया। उसने अपने हाथ में पड़ी वरमाला पांडु के गले में डाल दी। उत्तर में पांडव ने भी अपने गले में पहने माणिक्य का हार कुंती के गले में पहना दिया था। इसके बाद स्वयंवर समाप्ति की घोषणा हो गई। फिर बड़ी धूमधाम से पांडु और कुंती का विवाह हुआ था। कुछ समय पश्चात
महाभारत के युग में माद देश स्थित था। माद देश के राजा शल्य थे। उनकी बहन का नाम माद्री था। मद देश के निकट तक हस्तिनापुर राज्य पहले ही बिस्तर पर पहुंच चुका था। पांडु जब से राजा बने थे वह पड़ोसी राज्यों से या तो मंत्री संधि कर चुके थे या उन पर चढ़ाई करके उन्हें अपना बना चुके थे। यदि कोई पड़ोसी राजा अकारण उनके राज्य पर हमला बोल देता था तो पांडु तुरंत अपनी सेवा लेकर उससे लड़ने रण क्षेत्र में उतर जाते थे और फिर तो उस राज्य की खैर नहीं रहती थी। पांडु द्वारा उसके बाद में हारा कर अपने कौरव वंश के राज्य में मिला लिया जाता था। इस प्रकार पांडु के रूप में कई पीढ़ी के बाद हस्तिनापुर को एक धाकड़ राजा मिला था। राजा इस बात पर बड़ा गर्व करती थी। गंगा पुत्र भीष्म अपने इस अनुज पुत्र भतीजे पांडु से बड़ा प्रसन्न रहते थे। कई बार तो उल्टा पांडु को यह समझते थे कि पुत्र अब तुम बस करो, हर समय युद्ध में रहना उचित नहीं है, कुछ अपने जीवन के लिए भी समय निकालो, अपने रानी के साथ भी समय गुजारो। किंतु पांडु हर बार भीष्म की बात हंसकर टाल देते थे। इतना बड़ा राज्य होने पर अभी जो मध्य देश कौरवों के अधिपति में नहीं था, पांडु उसे भी लड़ने या मैत्री संधि के लिए आगे आने का आदेश भेजते ही रहते थे। एक दिन शल्य अपनी बहन माद्री के साथ रथ में सवार होकर कुछ सैनिकों के साथ हस्तिनापुर की ओर चल दिए तो गुप्तचरों ने राज्य सभा में बैठे राजा पांडु को जाकर कहा, महाराज मद नरेश अपनी सेवा के साथ इधर ही चले आ रहे हैं। ये सुनते ही पांडु राज्यसभा से निकल गए, कुछ सैनिकों को साथ में लिया और उसी दिशा में अपना रथ लेकर चल पड़े। किंतु बात कुछ और ही निकली। पांडु ने जब माद्रनरेश को अपने रथ पर सवार हो अपनी ओर आते देखा तो दूर से ही रोष भरे स्वर में बोले, माद्रनरेश शल्य तुम्हें हमारा मित्र बनना पसंद नहीं आया, अब हमसे लड़ने के लिए तैयार होकर आए हो, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हस्तिनापुर नरेश मैं तो आपकी राजधानी में आपसे मित्रता करने के लिए ही चला आ रहा था। वह अच्छा, किंतु ये क्या साथ में ये सैनिक क्यों लेकर चले आ रहे हो? क्या नहीं आना चाहिए था? ये सैनिक मेरी और मेरी बहन की सुरक्षा के लिए है, इन्हें मैं युद्ध के लिए साथ नहीं लाया हूँ। और फिर इतनी सुरक्षा सैनिक तो आप भी लेकर चलते ही हैं। महाराज पांडु तो ये बात है हमें सोचना मिली थी कि तुम युद्ध के लिए आ रहे हो। नहीं महाराज, आप बहुत शक्तिशाली राज्य के राजा हैं, हम आपसे युद्ध करने की धृष्टता करने की तो सोच भी नहीं सकते। यदि आप हम पर हमला बोलोगे तो फिर हम कायरों की तरह भागेंगे भी नहीं, चाहे मर जाए फिर तो मुकाबला करेंगे, पीठ नहीं दिखाएंगे। पांडु के मुख पर मुस्कान नाच उठी। वह राष्ट्र का स्वाभिमान भी रखते हो, ये बात मुझे बहुत भाग गई है। तुम यदि हमसे मित्रता चाहते हो तो हम मित्रता ही स्वीकार करेंगे, आपको छोटा और दुर्बल राज्य समझकर आप पर कब्जा नहीं करेंगे। फिर तो लिए राजन रथ से नीचे आ जाए, एक दूसरे के गले लगकर मित्रता का शुभारंभ करे, शल्य ने कहा और तुरंत रथ से नीचे उतरकर पांडु के सामने आ गया। ये देख पांडु भी अपना रथ छोड़ नीचे उतरकर शल्य के सामने जा खड़ा हुआ। दोनों ने पहले राजश्री दिखाते हुए परस्पर हाथ मिलाए, फिर एक दूसरे के गले लगने को चले। तभी राजा शल्य ने अपने सिर पर पहने मुकुट को उतार लिया। शायद वह अपने मुकुट को पांडु की ओर बढ़ने की सोच रहा था कि पांडु बोले, जब बात मित्रता तक आ गई है तो ये शोभा नहीं देता कि आप अपना मुकुट उतरे, आप इसे पहन कर रखिए। हम अब मित्र हुए, आपके राज्य को हमने अधीन नहीं करा, वह आपका ही रहेगा, किंतु सदैव मित्रता वाला ही व्यवहार रखेंगे। वह वचन दीजिए। मैं वचन देता हूँ। पांडु किसी भी संकट के समय आप परीक्षा लेकर देख लीजिए, हमेशा शल्य आपकी कसौटी पर खड़ा उतरेगा, आपका वचन ही प्रमाण है। माद्रनरेश आओ अब गले मिलने, ये कहते ही दोनों आगे
बढ़कर बड़े स्नेह से एक दूसरे के गले मिले। अब उनके स्वभाव में कहीं दोष नहीं झलक रहा था। जब वे दोनों अलग हुए तो माद्रनरेश बोले, इस मित्रता को और अधिक शक्तिशाली करने के लिए मैं आपको अपना संबंधी बनाने का इच्छुक हूँ। इसके लिए मैं अपनी बहन माद्री को भी साथ लाया हूँ। क्या आप यह संबंध बनाना पसंद करेंगे? ये सुनकर पांडुदन रह गए। वह बोले, ये तो बड़ा अद्भुत है। आप अपने बहन हमें देकर इस संबंध को और अधिक पक्का करना चाहते हैं, किंतु हम विवाहित हैं, ये तो आपको पता ही है। हाँ राजन, मुझे और मेरी बहन माद्री को ये भली भांति पता है कि आप महारानी कुंती के साथ विवाह हुआ है, किंतु राजा लोग तो कई रनियां रखते हैं। उससे नाते आप मेरा और मेरी बहन का सम्मान करते हुए ये संबंध स्वीकार कीजिए। इसके लिए आपको मेरे साथ अपनी बहन को लेकर हस्तिनापुर के राजमहल तक जाना होगा। यदि कुंती यह आज्ञा देगी तो मैं माद्री से विवाह करना स्वीकार करूंगा। यदि वे राष्ट्र हुई तो कृपया मुझे राष्ट्र न होना। आपकी और हमारे मित्रता तो अब हो ही गई है। देखिए महाराज, अब मैं वापस तो माद्री को ले नहीं जाऊंगा। आपके मित्रता के साथ साथ यह संबंध स्वीकार करना ही होगा। माद्री को आप साथ ले जाए। माद्री आगे आकर बोली, हस्तिनापुर नरेश का हृदय बहुत बड़ा है, ऐसे ही महारानी कुंती भी विशाल हृदय वाली है। यदि वह मुझे रानी का पद नहीं देना चाहेंगे तो मैं उनकी सेविका बनकर रह लूंगी, किंतु अब आप मुझे स्वीकार करें।